मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मजरू सुल्तानपुरी की इन पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे इतिहास के पन्नों से उन मुसाफिरों की जो भारत में आए, ऐसे विदेशी यात्री जो भारत में आए और भारत के बारे में क्या क्या लिखा और उससे भारतीय इतिहास किस प्रकार प्रभावित हुआ। दोस्तों, आप हैं इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल और आज हम इतिहास के पन्नों से लाए हैं ऐसे 3 विदेशी यात्री छांट के मध्यकाल भारत के जो भारत में आते हैं और भारत में आकर यहाँ का भ्रमण करते हैं, यहाँ पे अलग अलग राज दरबार में रहते हैं और यहाँ के बारे में फिर क्या क्या लिखते हैं और क्या क्या कहते हैं और उसका सदियों तक क्या इम्पैक्ट रहता है। दोस्तों, जब भी विदेशी यात्रियों का आना, सोर्स ऑफ हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो देर आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, फिजिकल सोर्सेज हैं, रिमेन्स हैं, न्यूमिस्मेटिक्स हैं, जो सिक्के मिलते हैं, पुरानी बिल्डिंग हैं, उन सब से हमें इतिहास का पता लगता है। और इसी के साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, जो ट्रैवलॉग होते हैं उससे हमें किसी समाज का, किसी देश के इतिहास का पता लगता है और ये इतिहास की बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। लेकिन आज हम इस वीडियो में ये सिद्ध भी करेंगे कि ये वीडियो जो है वो इस बात को भी इंगित करेगी कि अगर ये इंपॉर्टेंट कड़ी अगर बायस्ड हो जाए तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ते भी देर नहीं लगती। आपने देखा है कि भारतीय इतिहास में सदियों से आपने सिंस एजिस आपने देखा है, फाइयान आता है, विंसांग आता है, मैगस्थनीज आता है, इत्सिंग आता है, मार्को पोलो आता है, बहुत सारे विदेशी यात्री आते हैं और उन्होंने आके अलग अलग तरीके से भारत को देखा और भारत के बारे में लिखा। मोस्टली जो स्कॉलर्स थे, मोस्टली जो विजिटर्स थे, दे केम विद अ पर्पस। यस, पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, दे केम विद अ पर्पस। आइदर दे केम इन सर्च ऑफ ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज, या तो वो ज्ञान की भूख थी या पैसे की भूख थी या धर्म की लालसा थी या कोई और लालसा थी। इससे एक पॉइंट यहीं पे साबित हो जाता है दोस्तों कि भारत भूमि के अंदर कुछ खास बात थी कि वो बार बार यहाँ पे आ रहे थे। अब हम पाते हैं वीडियो के मेन पॉइंट्स पे कि ऐसे कौन से 3 यात्री हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और यहां पे नंबर 1 हम बात करते हैं अल बिरूनी। अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से भारत में आते हैं, 11वीं शताब्दी में भारत में आते हैं और उनकी कई भाषाओं पर पकड़ होती है। दोस्तों, अल बिरूनी फारसी, हिब्रू, सीरियाई और संस्कृत, इन भाषाओं पे उनकी पकड़ होती है। 1017 में ख्वारिज्म में एक अच्छे रिच फैमिली में उनका जन्म होता है और उनका जो लालन पालन और हाई एजुकेशन उनको दी जाती है। लेकिन जब ख्वारिज्म पे कंट्रोल होता है महमूद गजनवी का, तो महमूद गजनवी वहाँ के स्कॉलर्स को गुलाम बना के गजनी लेके जाते हैं। अल बिरूनी को भी गजनी लेके जाया जाता है और गजनी के दरबार में वो जब वहाँ पे रहते हैं तो वो भारत से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वो फिर भारत की यात्रा के लिए उनको भेजा जाता है और अपने लास्ट के जीवन के अंतिम दिनों तक वो गजनी में ही रहते हैं। भारत के बारे में जो भ्रमण किया उसके बारे में वो एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है किताब उल हिंद। दोस्तों, हिंद जो वर्ड है वो फारसी में हिंदी के लिए, हिंदवी के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए यूज़ किया है। उन्होंने जो सिंधु नदी के उस पार का जो इलाका था, हिंदुस्तान का इलाका था, उसे वो हिंदुस्तान बोलते थे। ह को फारसी में से प्रोनाउंस किया जाता है, इसलिए वो बेसिकली सिंधु था लेकिन वो इसे हिंदू प्रोनाउंस करते। तो ये हिंदुस्तान, हिंदू, हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तान, ये सारे शब्द फारसी के हैं और ये इसी तरीके से निकले हैं। हम बात आते हैं अल बिरूनी की, बात करते हैं। किताब उल हिंद डिटेल्ड एनालिसिस भारतीय समाज का है। उस समय 11वीं और 12वीं शताब्दी के भारत का संस्कृत के बारे में अल बिरूनी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। वो कहते हैं कि ये बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज है, इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी टू लर्न संस्कृत, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द स्कॉलर्स। वो ब्राह्मणीय पद्धति और ब्राह्मणीय जो आधार था संस्कृत पढ़ने का, स्कॉलर्स का जो लेवल था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उसकी लेखनी में भी वो थी। लकड़ी की मूर्ति से भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि किस तरह से हजार साल तक यहाँ की विशेष कास्ट की जो मूर्तियां थी वो किस प्रकार से जीवित रहती थी। तो उसके साथ साथ फिर वो बात करते हैं हम जाति व्यवस्था की। अल बिरूनी जाति व्यवस्था के बारे में, कास्टिज्म के बारे में बात करता है कि भारत में किस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और शूद्रों का किस प्रकार से सामाजिक रूप से वन वे और द अदर वे एक्सप्लॉयटेशन होता था, उस बारे में बात करते हैं। और वो हाईलाइट करता है कि ये अप्राकृतिक था। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जोड़ता है यूरोपीय समाज से, वो जोड़ता है अरब के समाज से, वो जोड़ता है बाकी दुनिया के समाज से। और वो मैक्सिमम जो ट्रांसलेशन
है वो इंडियन क्लासिक्स का करता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे जो यात्री की जो भारत में आते हैं, जिसका नाम है इब्न बतूता। दोस्तों इब्न बतूता मोरक्को से 14वीं शताब्दी में भारत आते हैं। तेंजियर जो थे वो इनका प्लेस था, एक फैमिली थी इनकी बहुत एक्सपर्ट ऑन सरिया लॉज ऑफ इस्लाम। ये एक्सपर्ट फैमिली से थे, बहुत सुपर रिच फैमिली से थे और इनका जो शिक्षा दीक्षा थी वो भी बहुत हाई लेवल की हुई थी। और ये पुस्तक के बजाय यात्राओं पर ज़्यादा विश्वास करते थे, रिहला इसे बोला जाता था। इब्न बतूता ने जो लिखा वो रिहला लिखा, मीन्स यात्रा वृतांत, जिसे ट्रेवलोग भी कहा जाता है। 1332-33 में भारत भ्रमण करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो उस समय भारत में थे वो इसको काजी अपॉइंट करते हैं, जिन्होंने दिल्ली से तुगलकाबाद राजधानी को बदला, जिसे पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के साथ इब्न बतूता की कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद बनती नहीं है और मोहम्मद बिन तुगलक इसे जेल में डाल देता है। उसके बाद फिर इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है पैचअप होता है, इसे वापस पद दिया जाता है और इसको राजदूत बनाया जाता है और इन्हें चीन और श्रीलंका के लिए भेजा जाता है। पूरे भारत की सुरक्षा यात्रा ये करते हैं, इसके साथ पूरा एक फोर्स भेजी जाती है। और ये जो यात्रा है ये बेसिकली भारत में आने से पहले भी इब्न बतूता अफ्रीका में, सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में अलग अलग पार्ट्स में घूमते रहता है। और ये जो इसके जो ट्रेवलॉग थे वो बेसिकली गोट पब्लिश बाय द लोकल किंग। यहाँ से जाने के बाद वहाँ पे वो छपते हैं। इब्न बतूता भारत में जिन चीज़ों से प्रभावित होता है उनमें दो चीज़ें विशेष थी दोस्तों। एक तो नारियल को वो अचंभित करने वाला एक फल मानता है कि किस प्रकार से इसकी आंखें एक मानव खोपड़ी से उसका कंपैरिजन करता है। और एक पान का जो पत्ता था उसको देख के वो बड़ा हैरान होता है। उसके बाद वो जो बात लिखता है भारतीय शहरों के बारे में, इब्न बतूता कहता है कि भारतीय शहर जो थे बेसिकली दे वर फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मतलब अवसरों के लिए प्रसिद्ध थे। दोस्तों आपने मानव सभ्यता के इतिहास में पढ़ा होगा, जो शहर हैं वो हमेशा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहे हैं। यहाँ पे जॉब फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ, एजुकेशन सिस्टम, ट्रेड, सब कुछ का सेंटर सिटी होता है। तो सिटी लाइफ जो है वो बहुत फेमस थी। वो दिल्ली और दौलताबाद के बारे में लिखता है। दिल्ली के बारे में इब्न बतूता कहता है कि 28 दरवाजे यहाँ पे थे दिल्ली शहर के चारों तरफ, और दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट शहर भारत का था। इसके साथ साथ वो व्यापार व परिवहन के तंत्र के बारे में लिखता है कि जबरदस्त तंत्र भारत में उस समय था। संगीत के बारे में लिखता है कि बाजार में किस तरह से संगीत होता था। मलमल के बारे में लिखता है, सिल्क रूट के बारे में लिखता है, डाक व्यवस्था कहता है कि एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ पोस्टल सिस्टम वाज देयर। सिंध से दिल्ली 50 दिन लगते थे पहुंचने में, पैदल या अलग तरीके से परिवहन के साधनों से। लेकिन जो डाक व्यवस्था थी वो 5 दिन में सिंध से यहाँ पहुंच जाती थी। डाक व्यवस्था 2 तरीके से पहुंचती थी, पैदल व घोड़े, और जो घोड़ों से जो पहुंचते था वो बहुत फास्ट सिस्टम था। इसके अलावा वो दास व्यापार पे, स्लेव ट्रेड पे भी फोकस करता है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे यात्री की, फ्रांसवा बर्नियर। अब यहाँ हम अपने टॉपिक को ये भी प्रूव करेंगे कि किस तरह से एक बायस्ड आदमी किस तरह से इतिहास के साथ छेड़छाड़ करता है या कंपैरिजन करता है। दोस्तों कंपैरिजन जो है वो एक नेसेसरी पार्ट बन जाता है जब भी कोई यात्री दूसरे देश में जाता है। अब ये जो फ्रांसवा बर्नियर है ये एक डॉक्टर है, फिलोसफर है, हिस्टोरियन है। 1656 से 1668 12 साल भारत में ये रहता है, फ्रांस से आता है और ये शाहजहां के दरबार में, मुगलों के दरबार में अवसर की तलाश में आया। जैसे मैंने वीडियो के ओपनिंग में बताया, ये लोग कुछ ना कुछ तो यहाँ पे था जिसकी वजह से वो सीधे यहाँ पे आ रहे थे। दैट मीन्स इट वाज अ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। तो दारा सिको जो था उसका चिकित्सक बन जाता है, जो शाहजहां का लड़का था, और पूर्व व पश्चिम की तुलना करता है। कंपैरिजन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, दिस वाज द मेन फिलॉसफी ऑफ फ्रांसवा बर्नियर। लुई 14 आप जानते होंगे, लुई 14 को, लुई 14वें को सब जानते हैं, जिन्होंने कहा था कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, एक डिक्टेटर फ्रांस के, उसको जाके ये कृति भेंट की है। और आप यहाँ साइकोलॉजी समझेंगे, जब एक डिक्टेटर को वो आपकी कृति भेंट कर रहे हैं भारत के बारे में, तो बट नेचुरल है वो भारत को महान बता नहीं सकते। उन्होंने भारत को, भारत के शहरों को गंदा बताया, यहाँ की सभ्यता को अविकसित बताया, यहाँ के राजाओं को गरीबों का राजा बताया। और 1670 से 1684 में इनकी जितना भी काम पब्लिश हुआ उनको बहुत ज़्यादा पढ़ा गया। और इनका जो मेन काम था फ्रांसवा बर्नियर का, वो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर था, और ये बायस्ड एटीट्यूड के साथ था। मैं दोस्तों ये बता दूं, इनके काम को अगले 200 साल तक पढ़ा गया, और जो पढ़ा जाता है उसी से पब्लिक ओपिनियन बनती है। भारत के बारे में भ्रांति फैलाने में, भारत के बारे में गलत प्रचार प्रसार करने में फ्रांसवा बर्नियर का विशेष योगदान था, क्योंकि इन्होंने भारत का कंपैरिजन वेस्ट से किया और भारत को निमंतर आका
इन्होंने बताया कि भूस्वामित्व वाज द मेन रीजन, की भूमि के ऊपर जो स्वामित्व है, ओनरशिप, जो यूरोप में प्राइवेट ओनरशिप थी और यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी। एग्रीकल्चर को वो कहता है कि बहुत पुअर थी, नो मिडिल क्लास, और उसके साथ साथ वो फैक्ट्स डिफरेंट यूज करता है। मुगल किंग्स को कहता है कि वो डिक्टेटर्स थे और फार्मर्स और आर्टिस्ट, हम मान सकते हैं कि वो डिक्टेटर होंगे, लेकिन फार्मर्स आर्टिसंस, यहाँ पे विरोधाभास आता है उसकी खुद की बातों में। वो कहता है कि कोई मिडिल क्लास नहीं था, सुपर रिच क्लास थे और पुअर क्लास थे। लेकिन आपको एक चीज में एक ही पॉइंट बताऊंगा जिससे साबित हो जाएगा कि वो बहुत जगह गलत है। दोस्तों, उस समय जब वो फ्रांसवा बर्नियर भारत में आता है, भारत की 15% जनसंख्या शहरों में रहती थी, जो कि यूरोप के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा थी। लेकिन ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर वो कहीं पे इस पे डिस्कस नहीं करते। वो सती प्रथा का डिस्कस करते हैं, बट नेचुरल है, ये कस्टम था और ये गलत था तो उन्होंने मेंशन किया, देयर इज नो इश्यू। बट आई एम सेइंग कि कुछ पॉइंट्स हैं जो बायस थे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, ये जो तीनों के तीनों यात्री भारत में 11वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में और 16वीं शताब्दी में आए, इन तीनों ने भारत के बारे में देखा, लिखा, और इसी से एक जन समझ लोगों की बनी। और वो लोगों की जो समझ बनी वो उसी हिसाब से बनी। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशा, देखती तुम्हें जमी देखता है आसमां, लिखते चलो नौजवान नित नई कहानियां, तुम मिटा दो कलम से तलवार की निशानियां, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशा, छोड़ते चलो निशा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।